अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत और इमरान खान की बहनों को आज फिर उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि अलीमा खान दावा कर रही थी कि मंगल को अडियाला जेल से इसलिए वापस चले गए थे क्योंकि यकीन दहानी कराई गई थी कि जुमेरात को यानी आज सियासी क़यादत की मुलाकात के साथ फैमिली की मुलाकात भी करा दी जाएगी। मगर आज फिर मुलाकात में रुकावटें खड़ी की गई और किसी को भी अडियाला जेल के करीब जाने नहीं दिया गया। जबकि गुज़िश्ता दिनों की तरह आज फिर अडियाला जेल के नाके पर मौजूद पीटीआई रहनुमाओं और इमरान खान की बहनों को पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया। इस सूरत हाल में इमरान खान की सख्त हिदायत के बावजूद पीटीआई में यह बहस जोर पकड़ती जा रही है और शकूक व शुबहात में इजाफा हो रहा है कि इमरान खान से मनपसंद अफराद को मिलने दिया जाता है जो इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में होते हैं। पहले सलमान अकरम राजा ने इन मुलाकातियों के लिए मंजूर नज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और आज शहजादा हामिद रजा ने कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है। यहाँ तक कि आज अलीमा खान ने इन मुलाकातियों से तंज़िया अंदाज में अपील कर दी है कि जहाँ से आप मुलाकात की इजाज़त लेकर आ रहे हैं वहाँ से हमारे लिए भी इजाज़त ले आएँ। ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जिनसे राब्ते हमारी भी रिक्वेस्ट कर दें जो उनको अंदर इमरान खान से मिलने दे रहे हैं। हम तो अपील करेंगे कि आप जहाँ से आप इजाज़त लेकर आ रहे हैं हमारी भी इजाज़त। उनके दोस्त ज़्यादा पावरफुल है। मैं यही तो कह रही हूँ कि हमारे पास तो दोस्त नहीं है। अगर उनके पास हैं तो वो हमारे लिए भी अगर अपील उनसे कर दें, मीडिया के पे ना करें, उन लोगों से करें जिनसे वो उनको जो इमरान खान से मिलने के लिए उनके पास बगैर लिस्ट के एक्सेस है, बगैर कोर्ट ऑर्डर के एक्सेस है, हमारे लिए भी अपील कर दें। अब तो मैं उनसे अपील करूँगी। इससे पहले आज जब शहजादा हामिद रजा से सवाल हुआ कि कुछ लोगों को लिस्ट में नाम के बगैर भी इमरान खान से मिलने दिया जाता है लेकिन आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा नाम कभी कॉम्प्रोमाइज़ लोगों में नहीं हो सकता। एक बड़ा बेहतरीन किस्म का ग्रुप है विद इन पार्टी जो कि बगैर अदालती आए और बगैर फहरिस्त के अंदर चला जाता है। तो आप तो मुश्किल वक्त साथी हैं, आपका नाम उस फहरिस्त में नहीं? मेरा नाम कभी कॉम्प्रोमाइज़ लोगों में नहीं हो सकता। कुछ लोगों को भिजवा दिया जाता है, उसके ऊपर फिर जाहिर है सवालात तो आते हैं। उसके अंदर एक नैरेटिव या एक बयानिया ये भी है कि शायद वो लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जो पार्टी पॉलिसी के अंदर जिनका कोई रोल हो या वो को पार्टी पॉलिसी से रिलेटेड कोई चीज़ खान साहब के साथ जाके डिस्कस कर सकें या खान साहब उनको कोई डायरेक्शन दे सकें। तो ये खाना पूरी की जाती है कि बस ठीक है खाली मुलाकात होगी सो हो गई। कि अब इसके ऊपर खान साहब के हवाले से कल एक बात आई, जिन लोगों को ये आने देते हैं उन्हें आने दें, क्योंकि इनका तो प्रोग्राम है कि खान साहब को आइसोलेट किया जाए। तो अगर खान साहब की ये बात है तो फिर जाहिर है फिर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन मेरा प्रिंसिपली अपना मौक़िफ़ ये है, जिन लोगों को पार्टी क्लियर करती है उन लोगों को मिलना चाहिए। अगर मेन लीडरशिप में से मसलन सलमान अकरम रजा साहब का नाम लिस्ट में नहीं आता, बैरिस्टर गौर साहब का नहीं आता, अली अमीन साहब का नहीं आता, शुभी फराज साहब का नहीं आता, उमर अयूब साहब का नहीं आता, इनमें से किसी को एक्सेस दी जाती है तो इनको तो लाजमी जाना चाहिए क्योंकि बहरहाल इनके जरिए खान साहब का पैगाम बाहर आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नामों से भी हमें आगाही नहीं है, जो स्टेक होल्डर जो लोग। इसके अलावा हुकूमत और पीटीआई ने एक दूसरे को गुलाम करार देने की बहस एक बार फिर शुरू कर दी है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और लीडर गुलाम हैं, फैसला साजों को लीडर नहीं गुलाम चाहिए। पाकिस्तान का वजूद एक सियासी तहरीक से वजूद में आया, मगर अफसोस इस बात का है इस मुल्क में सियासत के बजाय इस मुल्क को डंडे के जोर पर जबरदस्ती लोगों को बिठाकर हुकूमतें बनाना शुरू कर दी और उसी दिन से पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हो गया कि इस्लाम पे बनने वाला मुल्क न खुददार रहा न खुद मुख्तार रहा। हमारे लीडर गुलाम हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट गुलाम है। फैसला साजों को गुलाम चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। इसलिए ये ऐसे लोगों को मुसल्लत करते हैं जो इनके जूते पालिश करें और जूते पालिश करने वाले हमारी कौम के फैसले करेंगे तो हम गुलाम इब्ने गुलाम बनेंगे। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पीटीआई को ज़हनी और जिस्मानी गुलाम करार देते हुए कहा कि ये बात हम बहुत पहले समझ चुके थे कि पाकिस्तान और इमरान खान इकट्ठे नहीं चल सकते। ये कहते थे हम कोई गुलाम है, हाँ तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता, तुम्हें सूबा नजर नहीं आता और लीडर के कदमों में बैठ के सारा दिन उसकी खुशामद करते। शर्म आनी चाहिए। क्या हाल कर दिया है पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत सूबे खैबर पख्तूनख्वा का। ये बात बहुत पहले हम समझ चुके थे कि पाकिस्तान और इमरान यादी इकट्ठे नहीं चल सकते। ये जो 6-6 ग्रुप बन रहे हैं इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो अपनी पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं।
हुकूमत पर एतमाद नजर आ रही है, इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत कर रही है और इसकी वजह यह करार दी जा रही है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की दूरियां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं और बर्फ पिघलने का फिलहाल इम्कान नहीं है, जिससे हुकूमत बेखौफ नजर आ रही है। ताहम हालिया दिनों में कुछ गैर मामूली मुलाकातों और दावों से यह तासुर पैदा हो रहा है कि पसे पर्दा किसी पेशरफ्त के लिए कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से आदम सवाती भी दावे कर रहे हैं। ताहम खुद इमरान खान मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार हैं, लेकिन वो ये मुज़ाकरात अपने लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं। इमरान खान के एक्स अकाउंट पर शेयर किए गए बयान के मुताबिक डील का ख्वाहा होता तो 2 साल पहले डील कर लेता कि जब मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करने के बदले में 2 साल की खामोशी का मुतालबा किया गया था। अली अमीन गंडापुर और आदम सवाती अपने तय मुज़ाकरात करना चाहते थे। इमरान खान मुज़ाकरात की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की डील को मुस्तरद कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट इस पूरी सूरत हाल को कैसे देख रही है? क्या कोई बर्फ पिघलने का इम्कान है? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल वाउडा। फैसल वाउडा साहब, बहुत शुक्रिया में शो में ज्वाइन करने के लिए। वाडा साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान की बहनों को आज भी नहीं मिलने दिया गया और अलीमा खान साहिबा खुद तंज कर रही हैं कि जहां से आप मुलाकात की इजाज़त लेकर आते हैं वहां से हमारे लिए भी इजाज़त ले आएं। ये अपने लोगों से कह रही हैं जिनको मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। इसके अलावा साज़दा हामिद रज़ा साहब कह रहे हैं कि जो मिले वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हूँ। ये क्या जानबूझकर एक पॉलिसी के तहत इस्टेब्लिशमेंट दरारें डाल रही है पीटीआई में? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए शाहजेब साहब, आपके प्रोग्राम में कई महीनों पहले मैंने कहा था कि इस पार्टी के इतने टुकड़े होंगे कि वो टुकड़े होते होते इतने टुकड़े हो जाएंगे कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, और वो टुकड़े हो गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आप ये जंग देख रहे हैं पीटीआई के अंदर, वो एक्चुअली किसी और चीज़ की जंग नहीं है। पहले तो इक़्तिदार की थी, अब है एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनने जा रही है, और इसमें दौड़ है अब इस पीटीआई पाकिस्तान का सिकंदर कौन होगा, और सिकंदर का फैसला मुकद्दर ने करना है। तो जो ये दौड़ चल रही है वो एक्चुअली पीटीआई पाकिस्तान की दौड़ है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब पीटीआई के पास आपको इशू रहा नहीं, इसलिए क्योंकि जो चीफ आर्मी स्टाफ है उनकी तकरीर, उनकी पिच, उनकी टोन, उनका कमांड एंड कंट्रोल, चार्ज और इंचार्ज होते हुए जो उन्होंने अपनी फेथ, कन्विक्शन 9, प्लान ऑफ एक्शन, क्लैरिटी ऑफ माइंड और उस पाकिस्तान को पटरी पर चढ़ाने वाला रास्ता पूरा दिखा दिया है। और अब आपने देखा है कि सारी गवर्नमेंट और उसकी एलाइज भी बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई हैं। वो इसलिए कॉन्फिडेंट हो गई हैं कि उनको पता चल गया है कि पीआईए का वो जहाज जिसके बीच में पहिया नहीं है, उसको टेक ऑफ की तरफ ले गए गंदे मौसम में आर्मी चीफ, और उड़ा भी रहे हैं और उसको लैंडिंग की तरफ भी ला रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एक स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए भरपूर सेंटर पॉइंट, टीम लीडर और टीम को आगे ले जाते हुए चीफ के साथ खड़े हुए, और 2 जिस्म और 1 जान अभी गवर्नमेंट नजर आ रही है चीफ ऑफ आर्मी साहब के साथ, जो मैंने 2 दफा ऑब्जर्व किया, एक इस कन्वेंशन में और एक मैंने इन कैमरा ब्रीफिंग में। और फिर उसके ऊपर सपोर्ट जो आई है, इंडोर्समेंट जो आई है ओवरसीज पाकिस्तानियों की, जिसमें नारे मारे गए चीफ के बारे में, कदम बढ़ाओ आसिम मुनीर तुम्हारे साथ हैं, चीफ हम तुम्हारे साथ हैं, और पता नहीं कौन कौन से जो आज तक गूंज रहे हैं हम सबके कानों में। काश हमारे पास एक पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक लीडर भी इस किस्म का मौजूद होता। तो व्हाट्सएप ये पीटीआई के टुकड़ों वाली पीटीआई के टुकड़ों वाली बात से पहले जो आपने कहा, आपने आर्मी चीफ की तारीफ की, फिर वजीर आजम की भी तारीफ की। पहले आप बात करते थे कि आर्मी अपना किरदार अदा कर रही है, आर्मी चीफ अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हुकूमत के निकम्मेपन पर आप तनकीद करते थे, आज दोनों की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट में ये सोच बदल गई है? वो समझते हैं कि ये हुकूमत बड़ी काबिल है? देखिए शाहजेब साहब, आपने थोड़ा सा गौर नहीं किया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आपने मुझे रिमाइंड करा, मुझे याद है मैंने वर्ड यूज किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। एक पेज पे मुझे नजर आ रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी डायरेक्शन, अपना विजडम और ये जो बहुत इंटेलिजेंट मूव की आईएसपीआर ने रिलीज करके, तो अब प्रोपेगेंडा करने की गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तानी समझ गए हैं कि चीफ एक पाकिस्तान के लिए मोबाइल वतन काम कर रहा है, और चीफ से ज्यादा बन नहीं सकता आगे कुछ भी। तो चीफ के पास क्या है इंटरेस्ट है, उनका यही इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाए, और हर कोई कारोबारी आप मैं सब उस पीआईए के बगैर पहिए के जहाज में, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी बैठे हुए हैं, काबीना बैठी है और उसकी उड़ान जो है वो चीफ उड़ा रहे हैं, और मुझे आप सबको फायदा हो रहा है। तो मैं ये स्मार्टनेस ही कहूंगा शहबाज शरीफ साहब की, इंटेलिजेंस ही कहूंगा
कि वो काम नहीं करे जो उनके भाई ने किया, ये वो काम नहीं करे जो इमरान खान साहब ने किया, वो काम भी नहीं कर रहे जो बाकी लीडरान ने किया कि मुझे काम आता नहीं है और मैं काम करने भी नहीं दूंगा। मतलब इस पे भी एक सवाल है, ये आपने क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत में भी आप इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब थे और इमरान खान के भी बहुत करीब थे, और आपने वो आइडियल दोस्ती देखी जिसका लगता था 10-10 साल के प्लान की बात होती थी, मगर फिर आपने उस दोस्ती को टूटते हुए भी देखा। फिर इमरान खान साहब को जनरल बाजवा के खिलाफ बातें करते, जनरल बाजवा को इमरान खान के खिलाफ बातें करते पूरी कौम ने ही देखा। तो ये कितना पायदार है जो आप अब देख रहे हैं? देखिए, बहुत जबरदस्त सवाल किया शाहजेब साहब। देखिए, स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की मैं बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक, मैं जनरलाइज बात नहीं कर रहा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि शहबाज शरीफ साहब की जहानत या उनकी काबिलियत आप ये जरूर देंगे उनको कि पीडीएम 1 में जो काम नहीं किया वो पीडीएम 2 कर रही है। इसका मतलब यह कि वो गलती नहीं करेंगे शहबाज शरीफ और ना करने में भरोसा रखते हैं, और उनकी वो इंडोर्समेंट जो चीफ के ऊपर है वो वैसी इंडोर्समेंट है जैसी मैं आपको करके दे रहा हूं और बाकी दीगर पाकिस्तानी करके दे रहे, वो गलती नहीं करेंगे कि मुझे काम आता नहीं है और मैं काम करने नहीं दूंगा, जो इमरान खान साहब ने की, जो नवाज शरीफ साहब ने की और दीगर पोलिटिकल पार्टीज ने की। तो आज के तौर पर क्योंकि हुकूमत और एलाइज आप मजबूती की तरफ जा रहे हैं, तो वो आप देख रहे हैं कि रोज एक तगड़ा बयान देते हैं, वो फितना कहते हैं, वो फितना पार्टी कहते हैं, वो पाकिस्तान तोड़ने की बात। उससे पहले ये 6 महीने पहले कांपते थे पीटीआई के बारे में बात करते हुए, और पीटीआई कॉम्प्रोमाइज होने के साथ साथ जामिन है नून लीग की गवर्नमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। आप मुझे बताएं 2.5 साल में इमरान खान साहब को क्या मिला? 0/0 बड़ा जीरो। और इनकी पार्टी को क्या मिला? इक्तदार, शान और शौकत, मराद, सैलरीज, प्राइम मिनिस्टर, सेनेटरशिप, मिनिस्टरशिप, एमएनएशिप, एमपीएशिप और चीफ मिनिस्टरशिप। तो इनकी तो कढ़ाइयां सर और तेल कढ़ाई में है, और ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए, और ये चाहते हैं कि इससे ज्यादा मजीद कोई नुकसान खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को हो जाए जिसका फायदा उठा सके। मैं इमरान खान साहब की तरफ जाने से पहले ये जो आप कायल हुए हैं शहबाज शरीफ साहब की काबिलियत के, वो खुद मुशाहिदा करके हुए हैं, उनसे मुलाकात करके हुए हैं, या इस्टेब्लिशमेंट के बताने पर हुए हैं? नहीं, मैंने तो शाहजेब साहब देखे इन कैमरा ब्रीफिंग में मैं पहली 2 कतारों में से था बैठा हुआ, और कल की भी परसों की जो कन्वेंशन थी ओवरसीज की उसमें पहली कतार में था। तो मैंने बॉडी लैंग्वेज, इक्वेजन और इंडोर्समेंट जो देखी, मैं तो बहुत खुश हूं। मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा था मैं तो मद्दा हूं, अगर एक अच्छा आदमी एक अच्छा काम कर रहा है नेक नियति से, ईमानदारी से। आर्मी चीफ हमें मिल गया है और काबिल आर्मी चीफ मिल गया है इस बार। अच्छे के चीफ आते होंगे जाते होंगे, लेकिन काबिल चीफ मिल गया है। तो अगर उसका काबिलियत का हम फायदा उठा रहे हैं तो मैं तो उसको डे 1 से इंडोर्स कर रहा हूं। अब अगर मैंने शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज भी देख ली और चीफ की बॉडी लैंग्वेज भी देख ली और इक्वेजन भी देख ली, मॉरली, इमोशनली, डेमोक्रेटिकली, डिसीजन मेकिंग के अंदर सब एक दूसरे को इंडोर्स कर रहे हैं, डायरेक्शन के अंदर इंडोर्स कर रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं कि परसों के तहत चीफ और शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर 1 पेज पर है। अगर तो वही गलतियां रिपीट हुई जो पहले हुई थी, तो फिर तो ये 1 पेज जो है वो 2 पेज और 3 पेज और 10 पेज पे हो जाएगा। लेकिन पीटीआई बहुत क्रिटिकल है, इमरान खान साहब की डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स बहुत ओवर क्रिटिकल है। अब ये उनकी रेलेवेंस को खो चुके हैं और फौज के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना बर्फ पिघलने का, ना डील का, ना ढील का, क्योंकि उनका एम्फेसिस है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारे एक्सपायर्ड जनाजे हैं, जो हमारा पॉलिटिकल निज़ाम है, उन जनाजों में भी तकवीत इस वक्त तक तो आ गई है कि वो आप टेक ऑन कर सकते हैं तरीके इंसाफ को। मगर अब इसमें आपने टेक ऑन की बात की, मगर बहुत मुश्किलात में नजर आ रहे हैं। मगर आपने कहा कि टुकड़े होती नजर आ रही है पीटीआई, और फिर आपने एमक्यूएम से उसकी को तशबीह दी। मगर एमक्यूएम में मसला ये था कि एमक्यूएम वाले आपस में भी लड़ रहे थे और उसके बाद अपने लीडर से भी मुत्तफिक नहीं थे। पीटीआई वाले आपस में तो लड़ रहे हैं मगर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उनका लीडर इमरान खान है, चाहे सलमान अकरम राजा हो या फिर बैरिस्टर गौहर खान हो, चाहे फैसल चौधरी मिलें या अलीमा खान साहिबा, वो सारे के सारे एक बात पर मुत्तफिक है कि इमरान खान के अलावा वो नहीं सर्वाइव कर सकते, चाहे उनकी ओवरसीज लीडरशिप हो। तो पार्टी तो टुकड़े टुकड़े उस वक्त होगी, अभी इमरान खान बाहर आए, जहां खड़े होंगे जो लीडर उनके साथ खड़ा होगा वही पार्टी है। सवाल आपका बहुत जबरदस्त है, उसका जवाब भी आपने खुद दे दिया। अगर इमरान खान साहब बाहर आए, अभी दुनियावी और कानूनी तौर पे तो मुझे नजर नहीं आ रहे आते हुए, नंबर 1। नंबर 2, ये पार्टी नहीं चाहती उनको लेने के लिए, तो उनकी पॉपुलैरिटी का नारा लगा के ही तो मजे लूट रहे हैं सारे। आपने देखा कि हर कोई आया, अपनी दुकान उसने चमकाई। अब स्वाति साहब आए,
का बाएहतराम है, हम एहतराम के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, स्वाति साहब ने आएगा, मेरे पास मैंडेट है कि मैं फौज से बात करने आया हूँ। स्वाति साहब का पास्ट, पहले जब उन्होंने शुरू की सियासत 1 बिलियन का उन्होंने वो नोट दे दिया, 1 बिलियन का, फिर उसके बाद उनकी गाय भैंसों ने किसी का चारा खा लिया, उन्होंने तशद्दुद किया उन गरीबों पे जाकर, मिनिस्टर थे, बदमाशी की, उसके बाद उनकी पढ़ाई की वो ले ली जिम्मेदारी और 4 महीने 5 महीने उनकी पढ़ाई की तालीम की भी खर्चे उठाकर उनको छोड़ दिया। उसके बाद यही स्वाति साहब ने यही फौज के ऊपर मातम किया, रोए आके, गलीज इल्जामात लगाए और उसके बाद फिर एक दफा फिर उन्होंने दुकान बेची कि मुझे मैंडेट मिल गया है, जिसका भट्टा इमरान खान साहब ने बिठा दिया। इमरान खान साहब समझ चुके हैं कि उनकी पार्टी उनको डिच कर चुकी है, उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रही है और पीटीआई पाकिस्तान की तैयारी हो गई है और इस सिकंदर की दौड़ है जिसका फैसला वो कतर ने करना है। मतलब अगर जब आपने जो आदम सवाती साहब की जो आपने बात की, ये बताइएगा कि क्या वाकई कोई कनेक्शन है आदम सवाती साहब का, जो वो बात करते हैं फिर किसी अहम मुलाकात का इंदिया देते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात का तासुर, कभी ये कहना नहीं किसी और शख्सियत से, कोई है क्या कनेक्शन उनका? देखिए अभी तो पूरी पार्टी का कोई कनेक्शन है नहीं और ना कोई डील है, ना ढील है, ना फौज इंटरेस्टेड है, ना एस्टैब्लिशमेंट किसी बातचीत में इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड क्यों होगी? गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड क्यों होगी? जब रेलेवेंस होगी, जब रेलेवेंट ही नहीं होगी कोई चीज, हर चीज मुस्बत हो गई है। 7 अप्रैल को एक अच्छा मुस्बत चीज आ गई है जिसको गवर्नमेंट अनाउंस करने जा रही है, 2 हफ्ते में एक रिवर्सल हो रहा है इंटरनेशनली, उसके अगले महीने इंपॉर्टेंट आना जाना है और वो पाकिस्तान की तारीख बदलने की तरफ जा रहे हैं, मुस्बत है पाकिस्तान के लिए और उसका सहरा आर्मी चीफ को जा रहे हैं, जिसको सब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो PIA का बगैर पहिए का जहाज उड़ा रहे हैं, उसमें सब उड़ान भरे हुए हैं। तो अगर सब कुछ फायदा में हो रहा है, अब वो आप करके दे दे, मैं करके दे दूं, या जमहूरी जनाजे करके दे रहे, अब आर्मी चीफ करके दे रहा है, रोनाल्डो का किरदार अदा कर रहा है, सेंटर पॉइंट पे है, गोल करके ला रहा है पाकिस्तान के लिए। उसकी तकरीर और स्ट्रेंथ के बाद और ओवरसीज पाकिस्तानी की इंडोर्समेंट के बाद पीटीआई के अंदर एक वलवला, एक जोश और जज्बा और जज्बातीपन आ गया है। तो ये सिवाय वॉश है। वैसे मगर आप बार बार कह रहे हैं ना ढील मिलेगी, ना ढील मिलेगी। इमरान खान साहब के एक अकाउंट से कल उनका बयान शेयर किया गया कि अगर मैं डील का ख्वाहा होता तो 2 साल पहले कर लेता, कि जब मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करने के बदले में 2 साल की खामोशी का मुतालबा किया गया था। उसे वो तो डील करने के लिए तो कह रहे पहले लोग मुझसे तैयार थे कि मैं खामोश रहूं, मैंने नहीं डील की। देखिए शाजी साहब, जब इमरान खान साहब ने ये जनरल फैज़ और जिनबूद और अपनी बेगम साहिबा और इस तरह कीड़े मकोड़ों के साथ मिलके जो बेवकूफ़ी हमाकत की सियासत की, तबाही की सियासत की, बर्बादी की सियासत की, वो उस वक्त ये सोच में थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम चल ही नहीं सकता और पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो खड़े हो सके, क्योंकि PDM-1 का हम हाल देख चुके थे। लेकिन वो ये भूल गए कि एक डिवाइन हेल्प आई और एक काबिल चीफ हमें मिल गया और उसने वो डूबती हुई मैया को उठा दिया, उड़ान भर गया और उसका सबने फायदा हुआ। आज पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, शहबाज शरीफ को फायदा हो रहा है, उनकी पार्टी को फायदा हो रहा है, एलाइस को फायदा हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है। तो कोई बेवकूफी होगा जो इसके अंदर अपनी टांग अड़ाएगा और मुंह के बल गिरेगा। वैसे मगर एस्टैब्लिशमेंट का एक कंसर्न सोशल मीडिया है। कल आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में भी जिक्र किया, सोशल मीडिया पर जो झूठ फैलाया जाता है उसका जिक्र किया। और जो एक मुलाकात हुई थी अमेरिका से जो हामी आए थे तहरीक इंसाफ के डॉक्टर्स और दीगर हजरात, उनकी DGISI से, उसमें भी खबर ये रिपोर्ट हुई कि सोशल मीडिया के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। कल आर्मी चीफ तकरीर करते हैं, फिर सोशल मीडिया के हामी अकाउंट्स ने, आपने देखा होगा कि भरपूर अंदाज में कैंपेन की है उस तकरीर को लेकर भी और किस तरीके से मजाक भी उड़ाया गया है। तो वहां से दूसरी तरफ से ऐसा नहीं है कि वो रुक रहे हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं एस्टैब्लिशमेंट के उनको एड्रेस कर रहे हैं। शाहजेब साहब देखिए, सबसे पहली आपको इंडिकेटर एक देता हूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े फंड डोनर थे पाकिस्तानी अमेरिकन, उन्होंने फंडिंग रोक दिया और वो इस ओवरसीज कन्वेंशन के अंदर चीफ के सामने बैठे हुए थे। ठीक है, तो आपका पहला इंडिकेटर ये आ गया कि माइंड शिफ्ट चेंज है। पहले वो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को समझते थे पाकिस्तान को उठाएंगे, अब वो चीफ को समझ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप ये सारी चीजें जो देख रहे हैं वो कैंपेन करी जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन यहां भी कोई मुस्बत और तरक्की की तरफ कोई चीज रुक नहीं रही है। चीफ ने कहा है आप हर्डल लगाते जाएंगे, हम ब्लास्ट करेंगे। मैं आपको वर्ड यूज कर रहा था बुलडोज का। तो ब्लास्ट कौन कहता है? जिसका क्लैरिटी ऑफ माइंड हो, कन्विक्शन हो, प्लान ऑफ एक्शन हो, एग्जीक्यूशन हो, थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल, एक और उसके तरफ हम गामजद हो रहे हो। सोशल मीडिया की जहां तक आपने बात की, उसको
चीफ ने तस्बीह दी SM को शैतान मीडिया कहकर, और उन्होंने कहा फॉरवर्ड एंड रिसीव करके आगे भेजते हैं, मजहब कहता है तहकीक करो उसकी। ये चीफ के अल्फाज है, मेरे नहीं है। अब इसके बाद आप समझते हैं कि SM जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, उनके अंदर इतनी जुर्रत है कि वो आप ये बोगस ऑफ वेनम बढ़ाएंगे। जो इंटरनेशनल है उसके लिए भी एक प्लान ऑफ एक्शन है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, डंडा भी है और मोहब्बत भी है और प्यार भी है और शरबत भी है। अब वो भी आप आइंदा आने वाले महीनों में देख लेंगे वो कितना जल्दी आप सेटल और सॉर्ट होते देखेंगे। मगर आपने सवाती साहब का तो कहा कि, और आपने कहा कि पार्टी में किसी का कनेक्शन नहीं है, मगर गंडापुर साहब का तो बहरहाल कनेक्शन है, वो चीफ मिनिस्टर है, मुख्तलिफ मीटिंग्स में मुलाकात हो जाती है। आज उन्होंने कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट लीडर गुलाम है, फैसला साजों को लीडर नहीं गुलाम चाहिए। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट में बराह रास्त तनकीद की है। देखिए ये अंडरस्टैंडिंग के तहत होता है शाहजेब साहब, क्योंकि गंडापुर साहब बिल्कुल आपने सही कहा इन कांटेक्ट थे, और गंडापुर साहब एक्सपोज हो गए इमरान खान साहब के आगे, और अब इमरान गंडापुर को बचाने गवर्नमेंट कूद पड़ी और दीगर सब कूद पड़े उनको बचाने के लिए, बिकॉज ही इज अ परफॉर्मर। एंड डे वन से आपको कह रहा था कॉम्प्रोमाइज है, और मेरी 15 साल जो इमरान खान साहब के साथ एसोसिएशन है उसमें मैं बड़ा आपको क्लैरिटी से बता सकता हूं कि किसी भी दिन इमरान खान साहब गंडापुर को चीफ मिनिस्टर से उड़ा देंगे। तो अगर उड़ा देंगे तो ये एक मसलतन और अगर उड़ा देंगे तो अंडरस्टैंडिंग के तहत कुछ लिमिटेशन दी जाती है आपको बताने की। जब आपने बार बार कहा ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, भरपूर कैंपेन हुकूमत के लोगों ने भी चलाई, तो नुकसान क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ का होगा या फिर इदारों का भी होगा? अगर गंडापुर साहब को हटाकर कोई और चीफ मिनिस्टर आता है तो इस सूरत में क्या बहुत सूट करती है एस्टैब्लिशमेंट को ये सूरत हाल? देखिए एस्टैब्लिशमेंट इससे बहुत फार सुपीरियर और अहेड है, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जैसे आपको मैंने कहा माइंस एंड मिनरल्स को रोके देगा किसी का बाप भी, जैसे मैंने आपको कहा था 26वीं तरमीम नहीं रुकेगी, आप कॉफी पी के होगा, प्यार से होगा, बिठा के होगा, डिग्गी में डाल के होगा। इस तरह 27वीं तरमीम भी आएगी। अब आने वाले दिनों में जब ये तमाशा और सब कुछ थमेगा, अकल जब आएगी ठिकाने, इमरान खान साहब को समझ आएगी उनका क्या हुआ, जब रिजर्व सीट का फैसला आ जाएगा, 15-16 सीटें नून लीग को मिल जाएगी, 5-7 सीटें पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी, तो आप जब कॉस्ट एनालिसिस करेंगे आपने क्या पाया क्या खोया, तो आपकी जमीन निकल जाएगी। तो अब रह क्या गया पीटीआई के पास? क्योंकि आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं बाहर आते नजर नहीं आ रहे, सूरत क्या हो सकती है इमरान खान साहब के बाहर आने की, क्या सूरत हो सकती है? सर देखिए ये दुनियावी और कानूनी तौर पर मैं बात कर रहा हूं, बाकी अल्लाह ने क्या फैसला किया है वो तो उसके आगे हम सब बेबस है। मैं जानना चाह रहा हूं कि सूरत क्या हो सकती है, क्या ऐसा पीटीआई करे या इमरान खान साहब क्या करें कि वो रिहा हो सके, क्या ऐसा किया जाए? शाहजेब साहब उसके लिए पहले मुझे आपके दफ्तर आना पड़ेगा, आपको बगैर शो के बताना पड़ेगा, और उस पर फिर आगे चीजें चलेंगी तो फिर बात होगी। अभी मैं स्क्रीन पे तो कोई बात नहीं कर सकता। प्रपोजल तो यानी कि हर चीज का होता है, यानी कि मुमकिन तो है, सेटलमेंट भी हर चीज का होता है। इमरान खान साहब सही कह रहे हैं ना, मैं मान जाऊं खामोश रहूं तो बाहर आ सकता हूं। पाकिस्तान में इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं ना, डील हो सकती है ना अगर वो मान जाए। कुछ नहीं सर, ऐवान से फांसी पे चढ़ाया गया है इस मुल्क के अंदर, और फांसी के तख्त से ऐवान पे लाया गया है। ये हमने अपनी आंखों से देखा सर, आपने भी देखा है। तो इस मुल्क में हो तो सब कुछ सकता है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम हुकूमत को एतमाद दे रहा है। मार्च के महीने में तारीख की बुलंद तरीन यानी $4.1 अरब तरसीलात ज़र आने के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि एक बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस आएगा, क्योंकि मार्च में तिजारती खसारा महज $2.1 अरब था और तवक्कात के मुताबिक करंट अकाउंट सरप्लस के अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं। मार्च में बुलंद तरीन तरसीलात ज़र और 57 साल की कम तरीन महंगाई देखने के बाद पाकिस्तान ने तारीख का बुलंद तरीन करंट अकाउंट सरप्लस दिखाया है और $1.2 अरब का तारीखी सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है। मार्च में बरामदात गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 10% इजाफे के साथ $2.7 अरब रहीं। दरामदात 8% इजाफे के साथ $4.9 अरब रहीं। IT सेक्टर की बरामदात 12% इजाफे के साथ $342 मिलियन रहीं, जबकि इस माली साल के 9 माह में IT बरामदात में 24% का इजाफा देखा गया। मुसलसल 18 माह से IT सेक्टर की बरामदात में इजाफा देखा जा रहा है और इस माली साल के 9 माह में IT बरामदात $2.8 अरब पर पहुंच चुकी हैं। मार्च में $1.2 अरब के करंट अकाउंट सरप्लस के साथ इस माली साल के 9 माह में करंट अकाउंट सरप्लस $1.85 अरब पर पहुंच गया है। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक अब इस पूरे माली साल के लिए तरसीलात ज़र और करंट अकाउंट दोनों के अहदाफ को बदल दिया गया है।
अब इस माली साल में तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर्स के टारगेट से बढ़कर 38 अरब डॉलर्स होंगी, जबकि पूरे माली साल में करंट अकाउंट सरप्लस रहेगा और स्टेट बैंक के जरिए मुबादला के ज़खायर जून के आखिर तक 14 अरब डॉलर्स हो जाने की उम्मीद है। जबकि उन्होंने यह भी कहा कि अमरीकी सदर की जानिब से लगाए जाने वाले टैरिफ्स के मनफी असरात पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात पर आ सकते हैं, मगर तेल की कीमतों में कमी का फायदा पाकिस्तान को दरामदात में कमी की सूरत में होगा। इस सारी सूरत हाल में आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से B- कर दी है, आउटलुक को मुस्तहकम रखा है। यह पाकिस्तानी मईशत की सूरत हाल है, मगर इस वक्त तमाम दुनिया की नजरें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके इकदाम पर हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदर बने हैं, उस वक्त से अमेरिका के हलीफों, अदालतों, यूनिवर्सिटियों और मीडिया समेत सबसे लड़ रहे हैं। कभी वो किसी के खिलाफ मुहाज खोल रहे हैं तो कभी किसी के खिलाफ मुहाज खोल रहे हैं, और उनके इक़दामात ने ना सिर्फ दुनिया को परेशान कर दिया है, बल्कि खुद अमरीकी मार्केट्स और अवाम भी हिलकर रह गए हैं। अमरीकी डॉलर दुनिया की दीगर बड़ी करेंसीज के मुकाबले में मुसलसल गिर रहा है, दबाव में है। अमरीकी ट्रेजरीज पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि अमरीकी बॉन्ड को तेजी से डंप किया गया। अमरीकी मार्केट्स ट्रंप की तरफ से चीन के अलावा दीगर ममालिक पर इजाफी टैरिफ्स को 90 दिन के लिए मुअत्तल करने के ऐलान के बाद भी संभल नहीं पा रही हैं और सरमायाकार सोने में सरमायाकारी कर रहे हैं, जिससे सोने की कीमत हर दूसरे दिन नया रिकॉर्ड बना रही है और अब $3,350 तक जा पहुंची। इसी वजह से पाकिस्तान में भी सोने की फी तोला कीमत 3,50,000 रुपए पर पहुंच चुकी है। और अब अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने भी सदर ट्रंप की जानिब से लगाए गए टैरिफ्स और पॉलिसी इक़दामात के अमरीकी मईशत पर पड़ने वाले असरात पर खदशात का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ्स के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल तवील अरसे तक मईशत को नुकसान पहुंचा सकती है। टैरिफ की कीमत अमरीकी अवाम को भी अदा करनी होगी। मुआशी नुकसान में मुआशी तरक्की में कमी, बेरोजगारी और महंगाई में तेजी से इजाफा शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रंप की हुकूमत आने से पहले 2024 में मईशत कैसे बेहतर कारकर्दगी दिखा रही थी। 2024 was a year where the economy grew 2.4%. 2024 एक ऐसा साल था जिसमें मईशत ने 2.4% से तरक्की की। बेरोजगारी बहुत कम रही और महंगाई नीचे आते आते साल के आखिर में 2.5% पर आ गई। ये हमारी मईशत की सूरत हाल थी। इस वक्त हम जहां खड़े हैं, इस सूरत हाल में नई हुकूमत बहुत सी पॉलिसी तब्दीलियां कर रही है, जिसमें सबसे ज्यादा तवज्जो तिजारत पर है और इन इक़दामात के असरात हमें हमारे अहदाफ से दूर ले जाएंगे। मईशत सुस्त हो जाएगी और इसकी वजह से बेरोजगारी में इजाफा हो जाएगा और इन टैरिफ्स की कीमत अमरीकी अवाम भी एक हद तक अदा करेंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन तो कह रहे हैं कि सदर ट्रंप के इक़दामात ने खुद फेडरल रिजर्व को भी एक ऐसी सूरत हाल में डाल दिया है जिसका सामना उसने पहले नहीं किया। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया यह सवाल उठा रहा है कि ट्रंप के इक़दामात अमेरिका के बतौर मुल्क ब्रांड को तबाह कर रहे हैं और अपने दूसरे दौर में वो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर सबसे लड़ रहे हैं। CNN में एलिसन मोरो के तज्जिए के मुताबिक ट्रंप की जानिब से टैरिफ्स के ऐलान से पहले भी मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक समेत कनाडा और चीन ने अपने शहरियों को यह वार्निंग जारी कर दी थी कि अमेरिका जाने की सूरत में उन्हें बॉर्डर पर ही हिरासत में लिया जा सकता है। खासतौर पर कनाडा के शहरियों ने तो खुलकर इस बात का इजहार किया है कि उन्होंने ट्रंप की पॉलिसीज और टैरिफ्स के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपने अमेरिका के ट्रिप्स को कैंसिल कर दिया। मगर ये सिर्फ कैनेडियन नहीं कर रहे हैं, बल्कि मार्च के महीने में दुनिया भर से अमरीकी एयरपोर्ट्स पर आने वाले लोगों की तादाद में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 20% कमी देखी गई है। और ये एक ऐसी हकीकत है जिससे 2000 अरब यानी $2 ट्रिलियन की अमरीकी ट्रेवल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। इसके अलावा दुनिया भर में अमरीका में बनाई गई प्रोडक्ट्स की फरोख्त मुतासिर हो रही हैं, खासतौर पर चीन में, कि जिस पर सदर ट्रंप ने 145% टैरिफ लगा दिए हैं। मंगल के दिन ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि चीन ने अमेरिका की जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग के जहाज़ों की डिलीवरियां रोक दी हैं। बोइंग कंपनी अमेरिका की बड़ी कंपनी है जो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर 16 लाख लोगों को रोजगार देती है। अब या तो चीन की तरफ से उठाया गया ये कदम ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने की हिकमत अमली हो सकता है या फिर एक मुस्तकिल बायकॉट हो सकता है। मगर यह बात तय है कि यह बोइंग कंपनी के लिए एक बहुत बुरी खबर है जो 5 साल से मुनाफा दिखाने में नाकाम रही है। मगर उसके साथ साथ ये बोइंग की यूरोपीय हरीफ एयरबस के लिए एक शानदार तिजारती खबर है। CNN के लिए क्रिस आइसडोर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और उसके तिजारती पार्टनर्स के दरमियान लड़ाई में ज्यादा अमरीकी कंपनी बोइंग ही मुतासिर होगी, क्योंकि दीगर अमरीकी कंपनियों के बरक्स बोइंग अपने तमाम जहाज अमरीका में अपनी फैक्ट्रीज में बनाती है, मगर इन जहाज़ों का 2/3 हिस्सा अमरीका से बाहर दीगर ममालिक को फरोख्त करती है। बोइंग का अमरीकी मईशत में एक बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि 79 अरब डॉलर्स के साथ साथ ये कंपनी बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर 16 लाख लोगों को नौकरी देती है। खुद कंपनी के अमरीका के अंदर 1.5 लाख मुलाजमीन हैं। बोइंग के अपने अंदाजे के मुताबिक इसे अगले 20 साल में चीनी एयरलाइंस को 8,830 नए जहाज फरोख्त करने थे, मगर अब चीन की तरफ से 125% जवाबी टैरिफ लगने के बाद यह मुमकिन नहीं होगा,
क्योंकि एक जहाज मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है और अगर उस जहाज पर उसकी कीमत से ज़्यादा यानी 125% टैरिफ लग जाएगा तो उसकी कीमत दुगनी से भी ज़्यादा हो जाएगी। इस सूरत में चीनी एयरलाइंस बोइंग के जहाज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर जॉन गिलबर्ट के मुताबिक आप देखेंगे कि अमरीकी ग्रांट्स और मैन्युफैक्चरर्स को मौजूदा माहौल में मुतअद्दिद खतरात का सामना करना पड़ेगा और ये खतरात सिर्फ दीगर ममालिक की तरफ से अमेरिका पर लगाए गए जवाबी टैरिफ की वजह से नहीं होंगे बल्कि उन ममालिक में अवाम की जानिब से अमरीकी प्रोडक्ट्स के खिलाफ रद्द-ए-अमल की वजह से भी होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि लोग भूलते नहीं हैं, इसलिए अगर इन ममालिक की हुकूमतों का अमरीका के साथ मुआहदा हो भी गया तो भी ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि सदर ट्रंप के हालिया इक़दामात को लोग भूलकर माजी की तरह अमरीकी प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। एलिसन मोरो ने इस हवाले से अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की मिसाल दी है। उनके मुताबिक जब सदर ट्रंप की जानिब से टैरिफ के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट्स गिरी तो सरमायाकारों को अमरीकी बॉन्ड्स का रुख करना चाहिए था, जो सरमायाकारी के लिए दुनिया भर में महफूज तरीन ख्याल किए जाते हैं। मगर सरमायाकारों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अमरीका के महफूज ट्रेजरी बॉन्ड्स भी रिस्की नजर आने लगे, जो इस बात की अलामत था कि सरमायाकार ये एतमाद खो रहे हैं कि अमरीका अपना कर्ज अदा करने और अपनी मईशत संभालने की सलाहियत रखता है और ये अमरीकी मईशत के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात थी। और दूसरी तरफ अमरीकी डॉलर मुसलसल अपनी कदर खो रहा है और ये भी इस बात की अलामत है कि सरमायाकार तारीखी तौर पर महफूज ख्याल की जाने वाली करेंसी से भी दूर भाग रहे हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के सीनियर फेलो हाइडी क्रेबो रेडिकर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ओन गोल पहले कभी नहीं देखा जिसने दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स में अमेरिका की साख्त को इतनी बुरी तरह मुतासिर किया हो। ये सूरत हाल माजी में आने वाले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से भी मुख्तलिफ है। कोविड भी एक बैरूनी धचका था, मगर अमेरिका को मौजूदा धचका सीधा व्हाइट हाउस के अंदर से लगाया गया है। इस सूरत हाल में ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो 90 दिन के अंदर चीन के अलावा दीगर ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे कर लेंगे और इसका अमेरिकी मईशत को बहुत फायदा होगा। और मुआहदा ना होने की सूरत में वो धमकियां भी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके हलीफ ममालिक भी रद्द अमल दे रहे हैं। 27 यूरोपीय ममालिक के इत्तेहाद यूरोपीय यूनियन ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो यूरोपीय यूनियन भी सैकड़ों अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा देगा। जबकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर उसकी कुछ शराइत हैं। चीन चाहता है कि सदर ट्रंप कुछ ऐसे इक़दाम करें जिससे मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाए। इन इक़दामात में सदर ट्रंप के काबीना अरकान की जानिब से तौहीन आमेज़ बयानात का रोका जाना भी शामिल है, जबकि दीगर शराइत में एक ये शर्त भी शामिल है कि अमेरिका ताइवान के हवाले से अपनी पॉलिसी में इस तरह तसलसल लाएगा कि उससे चीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते हों। चीन ये भी चाहता है कि सदर ट्रंप अपना एक पॉइंट पर्सन नामजद करें जिससे उनका मुकम्मल एतमाद हासिल हो और वो पॉइंट पर्सन चीनी ऑफिशियल्स के साथ मुज़ाकरात करके एक ऐसी डील पर इत्तफाक करे जिस पर बाद में मुलाकात में चीनी और अमरीकी सदर दस्तखत करें। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये बात अब तक वाज़ेह नहीं है कि दोनों ममालिक के दरमियान ब्रेक थ्रू की क्या वजह हो सकती है। हालांकि दोनों ममालिक ये तो कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर अगर वो मुज़ाकरात के लाए अमल पर मुत्तफ़िक हो भी जाएं तो ये बुनियादी सवाल अपनी जगह बरकरार रहेगा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा कैसे होगा, क्योंकि ट्रंप के मुतालबात गैर वाज़ेह हैं। और अगर ट्रंप चाहते हैं कि चीन के साथ अमेरिका का तिजारती खसारा कम हो और मैन्युफैक्चरर्स अपनी फैक्ट्रियां अमेरिका में मुंतकिल करें तो चीनी मसनूआत पर टैरिफ को ज़्यादा ही रखना होगा। खबर के मुताबिक बीजिंग की सोच से वाकिफ एक शख्स के मुताबिक मुज़ाकरात से पहले चीन की सबसे बड़ी शर्त यह होगी कि मुज़ाकरात बाहिनी एहतराम के साथ किए जाएं। हालांकि सदर ट्रंप के बयानात में उनका रवैया चीनी सदर शी के बारे में मुनासिब रहा है, मगर उनकी काबीना के दीगर अराकीन जारहाना बयानात देते रहे हैं जिससे चीन में मौजूद ऑफिशियल्स ये फैसला नहीं कर पा रहे कि अमेरिका की असल पॉलिसी क्या है। चीन का यह मानना है कि सदर ट्रंप को अपनी इंतजामिया पर भरपूर कंट्रोल हासिल है, इसलिए जब उनकी इंतजामिया के अराकीन चीन के बारे में मनफी बयानात देते हैं और ट्रंप उन्हें नहीं रोकते तो चीनी ऑफिशियल समझते हैं कि यह बयानात सदर ट्रंप की मर्जी से दिए जा रहे हैं। चीनी ऑफिशियल्स ये भी समझते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात को सदर ट्रंप खुद लीड करना चाहेंगे, मगर बेहतर यही होगा कि दोनों ममालिक के सदूर की तरफ से नामजद करदा ऑफिशियल्स मिलकर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं, जिसके नतीजे में सदर ट्रंप और सदर शी के दरमियान बामानी मुलाकात हो जाए। इस सब के दरमियान इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि चीन के पास एक बहुत बड़ा हथियार मौजूद है जिसके इस्तेमाल से अमरीकी कंपनियों के लिए मसाइल में कई गुना इजाफा हो सकता है। बीबीसी के लिए सुराजना तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक सेमीकंडक्टर्स वॉशिंग मशीन से लेकर आईफोन तक और लड़ाका फौजी तैयारों से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक सब में इस्तेमाल होते हैं। इन छोटे से सिलिकॉन वेफर्स को चिप्स कहा जाता है और ये चिप्स इजाद तो अमेरिका में हुई थी, मगर आज अमेरिका में नहीं बल्कि एशिया में बहुत बड़े स्केल पर बहुत एडवांस चिप्स तैयार की जाती हैं। एशिया में इतने बड़े स्केल पर चिप्स की पैदावार एक बहुत कॉम्प्लेक्स अमल बन गया है। मिसाल के तौर पर एक आईफोन में इस्तेमाल होने वाली चिप्स
अमेरिका में डिज़ाइन होती हैं, मगर उसे तैयार ताइवान, जापान या कोरिया में किया जाता है। और इन चिप्स की तैयारी में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, इनमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं जो चीन में निकाले जाते हैं। इसके बाद इन आईफोन्स को पैकेजिंग के लिए वियतनाम भेज दिया जाता है, फिर वियतनाम से असेंबलिंग और टेस्टिंग के लिए वापस चीन भेज दिया जाता है और उसके बाद ये आईफोन इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका भेज दिए जाते हैं। ये इकोसिस्टम दहाइयों में वजूद में आया है। आर्टिकल के मुताबिक अमेरिकी रियासत एरिजोना में हाई क्वालिटी चिप्स तैयार की जाती हैं, मगर वो ताइवान की जदीद टेक्नोलॉजी के मुकाबले में दहाइयों पीछे हैं। अगर सदर ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में जदीद चिप्स इतनी बड़ी तादाद में बनाई जाएं, तो ये मुश्किल नजर आता है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत चीन और इंडिया से स्किल्ड टैलेंट को अमेरिका लाना भी मुश्किल होगा, जिससे ये काम और मुश्किल हो जाएगा। खुद एलॉन मस्क अपनी कंपनी टेस्ला के लिए दीगर ममालिक से इंजीनियर्स लाने में इमिग्रेशन मसाइल की निशानदेही कर चुके हैं। ताहम CNN के लिए नेक्टर गैन और जॉन ल्यू के तज्जिए के मुताबिक अमेरिका के साथ तिजारती जंग में चीन के पास एक ताकतवर हथियार मौजूद है, जिसकी तैयारी सदर ट्रंप के दौर में पहली तिजारती जंग के आगाज के फौरन बाद ही चीन ने शुरू कर दी थी। तज्जिए के मुताबिक सदर ट्रंप के पहले दौर में जब तिजारती जंग शुरू हुई तो एक साल के अंदर सदर शी ने चीन में गांजू में 2019 में एक फैक्ट्री का एक हाई प्रोफाइल दौरा किया और ऐलान किया कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है। और इस ऐलान के 6 साल बाद चीन दुनिया भर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई में अपनी अजारादारी कायम कर चुका है और ये अजारादारी अमेरिका के खिलाफ तिजारती जंग में सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ये मादनियात आईफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर जदीद चीज को पावर फराहम करने के लिए बुनियादी जुज हैं और मुस्तकबिल में हर टेक्नोलॉजी के लिए ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स अहम होंगे। और टैरिफ के बरक्स ये एक ऐसी चीज है जिसका ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं है। रेयर अर्थ 17 एलिमेंट्स का एक ऐसा ग्रुप है जो सोने से भी ज्यादा मिकदार में दुनिया के बहुत से ममालिक में पाया जाता है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, मगर इन्हें निकालना मुश्किल, महंगा और माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का बाइस बन सकता है। दहाइयों से अमेरिका और दीगर ममालिक चीन पर इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए इन्हिसार करते आए हैं, जहां इन एलिमेंट्स को प्रोसेस भी किया जाता है। चीन दुनिया भर की रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रोडक्शन का 61% पैदा करता है, मगर अगर इन एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग की बात की जाए तो दुनिया भर की पैदावार का 92% चीन में प्रोसेस होता है। सालों से चीन इस हवाले से वार्निंग देता आया है, मगर जब सदर ट्रंप ने चीन पर 34% टैरिफ का ऐलान किया तो चीन ने जवाब में 7 किस्म के रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी और अब उन एलिमेंट्स की बरामद हुकूमत की इजाजत से मशरूत है, जो आईफोन, कार्स, जेट इंजन, MRI मशीन्स, बड़े हथियारों जिनमें अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भी शामिल है, इन सब की मोटर्स और जनरेटर्स में इस्तेमाल होते हैं। मंगल के दिन ट्रंप ने इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिया कि चीन की तरफ से इन पाबंदियों के अमेरिकी सिक्योरिटी और मईशत पर क्या असरात मुरत्तिब होंगे। खबर के मुताबिक चीन ने ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बरामद पर पाबंदी लगा दी है जो कम से कम 5 अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। US रेयर अर्थ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोशुआ बेलर्ड के मुताबिक हेवी रेयर अर्थ बहुत कीमती होते हैं क्योंकि कम पाए जाते हैं और उन्हें प्रोसेस करना भी मुश्किल होता है, जबकि चीन इन एलिमेंट्स की 98% सप्लाई को कंट्रोल करता है, जिसका मतलब यह है कि रेयर अर्थ प्रोसेस करने वाली चीनी कंपनियां चीनी हुकूमत की इजाज़त से अब अमेरिकी कंपनियों को ये रेयर अर्थ बरामद करेंगी और इस वक्त ये बरामदात तकरीबन मुअत्तल हो चुकी हैं और अमेरिकी कंपनियों के पास उनकी बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री भी मौजूद नहीं है। बेलर्ड के मुताबिक ये चीन के पास सबसे अहम कार्ड है क्योंकि चीन के पास सदर ट्रंप की जानिब से लगाए गए टैरिफ के मुकाबले में तो कोई लेवरेज नहीं है, मगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई एक बहुत बड़ा लेवरेज है अमेरिका में। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने भी बताया कि कंपनियां सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई को लेकर परेशान हैं। ये सारी सूरत हाल गैर यकीनी पैदा कर रही है। Many of them are CEOs of significant companies. अमेरिका में मुतादिद बड़ी कंपनीज के CEOs इस वक्त अपनी कंपनी में बनाए जाने वाली प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाली दरामदी अशिया के हवाले से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल से बहुत परेशान हैं। अगर आप कुछ अर्सा कोविड के दौरान की सूरत हाल को याद करें तो उस वक्त सेमीकंडक्टर्स की कमी हो गई थी और इसी वजह से गाड़ियों के बनने में रुकावटों का सामना था और वो शॉर्टेज काफी लंबा अरसा रही, जिसकी वजह से महंगाई भी लंबे अरसे रही। मौजूदा केस में आपको ऐसी कार बनाने वाली कंपनीज नजर आएंगी जिनकी सप्लाई चेन हुकूमती इक़दामात और टैरिफ्स की वजह से मुतासिर हो जाएगी और इस अमल को दोबारा ठीक होने में वक्त लग सकता है, जिससे महंगाई तवील अरसे तक रह सकती है। ये सारी सूरत हाल बहुत गैर यकीनी है क्योंकि जब टैरिफ्स के हवाले से सूरत हाल बिल्कुल वाज़े होगी तभी उनके मुआशी असरात का अंदाजा लगाया जा सकेगा। इन तमाम इक़दामात की वजह से सदर ट्रंप तेज़ी से अमरीकी अवाम में अपनी मकबूलियत खो रहे हैं। हालिया सर्वे में अवाम ने इस बात का इजहार किया कि वह सदर ट्रंप के मुआशी इक़दामात से खुश नहीं है।
CBS News YouGov poll came out earlier today, and I will. CBS News YGA पोल आज सामने आया है और मैं वाज़े अल्फाज में कहूँगा, मुझे यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी मुद्दत में हासिल होने वाला ये बदतरीन पोल है। मईशत के बारे में बात करते हैं। कितने लोग सोचते हैं कि मईशत खराब हो रही है। नवंबर में ये 42% अमरीकी थे। इस टाइमलाइन को फॉलो करने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। फरवरी तक ये 49% था, मार्च 51%, और देखिए अब हम कहाँ हैं, 53% पर। अमरीकियों की वाज़े अक्सरियत का ख्याल है कि मईशत बदतर हो रही है और ये तादाद बढ़ रही है। जब ट्रंप दूसरी बार जीते तो ये शरह 42% थी, अब हम 11% ऊपर हैं। वाज़े इजाफा यानी 53%। ये पोल और खास तौर पर ये तादाद अमरीका के सदर के लिए किसी भी तरह फायदेमंद नहीं है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि मुआशी हालात का ज्यादा जिम्मेदार कौन है। मार्च में CBS न्यूज ने महंगाई के बारे में पूछा और 38% ने कहा कि जो बाइडन ज्यादा जिम्मेदार हैं। इसके मुकाबले में 34% ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अब अप्रैल के महीने में आगे बढ़ते हैं। इस नंबर को देखें। 54% अमरीकियों का कहना है कि मईशत की हालत के लिए जो बाइडन से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं। जो बाइडन की शरह 38% से कम होकर 21% रह गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने मईशत के लिए जो बाइडन को मूरिद इल्जाम ठहराने की कोशिश की और शायद ये हरबा 1 माह पहले मार्च के महीने तक काम कर रहा था, लेकिन टैरिफ की जंग के बाद अब ये काम नहीं कर रहा है। अमरीकी वो नहीं खरीद रहे जो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें बेच रहे हैं। वाज़े अक्सरियत यानी 54% का ख्याल है कि इस वक्त मईशत की हालत के लिए जो बाइडन के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा जिम्मेदार हैं। जाहिर है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इस वक्त मईशत की हालत की बात की जाए तो सबसे बड़ी चीज टैरिफ है। तो आइए यहाँ एक नजर डालते हैं। जनवरी में 48% ने कहा कि वो इन टैरिफ्स के हक में हैं, जबकि 46% ने मुखालिफत की। देखिए कि अब हम कहाँ हैं। अब वाज़े अक्सरियत यानी 58% अमरीकियों ने इन नए टैरिफ्स की मुखालिफत की है, जबकि सिर्फ 42% ने हिमायत की है। ज्यादा से ज्यादा लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं। मईशत के बारे में उनके ख्यालात बदतर होते जा रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये ट्रेंड लाइन ट्रंप के लिए मज़े का खेज हद तक खौफनाक है। उनके हक में रहने वालों की शरह 48 से 42% और मुखालिफिन की शरह 46 से 58% हो गई है। अमरीकियों ने डोनाल्ड ट्रंप की मुआशी पॉलिसी पर बड़े पैमाने पर मनफी रवैया इख्तियार कर लिया है और ऐसा टैरिफ की वजह से हुआ है जो कि उन्हें पसंद नहीं है, और ये उन लोगों के लिए ट्रंप के मंसूबे का सबसे बड़ा मसला है। और ट्रंप इसी तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ 37% अमरीकी इसे पसंद करते हैं और ये देखिए 63%, तकरीबन 2/3 इसे नापसंद करते हैं, जबकि आज़ाद वोटर्स में सिर्फ 28% लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के तिजारत में टैरिफ्स के तरीके को पसंद करते हैं। आइए यहाँ एक नजर डालते हैं। फरवरी के शुरू में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग +6 थी, फरवरी के आखिर में +2 और मार्च में 0 हो गई, यानी मंजूरी और नामंजूरी बराबर थी। और देखिए अब हम कहाँ हैं, -6 पॉइंट्स। वो कम से कम अपनी दूसरी मियाद में पहली बार मुश्किल में है। ये ट्रेंड लाइन है जो बहुत अहम है। अमरीकी आवाम डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था ये अब तक की सबसे बुरी रेटिंग है जो ट्रंप ने अपनी दूसरी मुद्दत में हासिल की है। worst poll that Trump has received in his second term so far. प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस आया अफरीदी की ज़ेर सदारत तमाम जजेस का फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें अदालत के इंतजामी मामलात पर गौर किया गया, जबकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अक्सरियती राय की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस शामिल करने की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस आया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में जस्टिस अकील अब्बासी के अलावा सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में तैनात होने वाले जस्टिस अली बाकर नजफी को भी आईनी बेंच में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इजलास में जस्टिस अकील अब्बासी के नाम की मंजूरी 8 वोटों की अक्सरियत से दी गई, जबकि जस्टिस अली बाकर नजफी को 7 वोट मिले। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी बेंचेस में मजीद जजेस तैनाती की मुखालफत की और बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने भी आईनी बेंचेस में मजीद जजेस की तैनाती की मुखालफत की और मुखालफत में वोट देने वालों ने मौक़िफ़ अपनाया कि आईनी बेंचेस में जजेस की नामजदगी के लिए रूल्स बनाए जाएं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी केस की समाअत भी हुई है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की, जिसके दौरान अदालत को बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाले तीनों जजेस ने केस में कोई वकील न करने का फैसला किया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस को नोटिस किया गया था, उन 3 जजेस का वकील कौन है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि मुझे तीनों जजेस की तरफ से पैगाम मिला है।
जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ कोई वकील नहीं कर रहे हैं। तीनों जजेस ने कहा है कि आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा उन्हें कबूल होगा। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला किया है और एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत को बताया कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की आईनी पटिशन को सपोर्ट करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या आपने कोई जवाब भी जमा कराया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमने अभी जवाब जमा कराना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि ठीक है, आप जवाब जमा करा दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मजीद रिमार्क देते हुए कहा कि आज हमने सिर्फ ये देखा है कि तमाम फरीक़ैन को नोटिस मौसूल हो गए हैं, हम फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दरख्वास्त गुजार 5 जजेस के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि हम आपको सुनना चाहते हैं। बाकायदा समाअत मंगल से शुरू करेंगे। इसके बाद केस की मज़ीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई और तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि आईनी बेंच ने आज वाज़े अंदाज में पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती का इजलास कब होगा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए कोई इजलास नहीं बुलाया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2 मई के जुडिशल कमीशन इजलास में पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर गौर होगा। आईनी बेंच ने पूछा कि जुडिशल कमीशन इजलास बुलाने का क्या तरीकाकार है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि रूल्स के तहत जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने के लिए 15 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। मुनीर मलिक ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया, लेकिन जजेस के ट्रांसफर का मुतालिका रिकॉर्ड नहीं लगाया गया। जजेस के ट्रांसफर के लिए लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रजामंदी का रिकॉर्ड फाइल नहीं किया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया कि वो तमाम मुतालिका रिकॉर्ड भी जमा करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के केस की समाअत की और समाअत के दौरान 9 मई के मुख्तलिफ मुल्जिमान के वकील लतीफ़ खोसा ने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज़ करते हुए कहा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल हो। इस पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क दिए कि फाजिल वकील ऐसा मत कहें, कानून रोज़ाना इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत का कहता है। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि अदालत के 4 माह के हुक्म से ट्रायल अपसेट होगा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जवाबन रिमार्क देते हुए कहा कि ट्रायल मुतल्लिका हाई कोर्ट और इंतजामी जज का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि 9 मई के 500 मुकदमात हैं, 24,000 मुल्जिमान मफरूर हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्जिमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसके अलावा आज अदालत ने 9 मई के मुकदमात में सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त से जमानत पर भी समाअत की और चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने सवाल किया कि सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ क्या शवाहिद हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि एजाज चौधरी की वीडियो मौजूद है जिसमें वो लोगों को उकसा रहे हैं, जबकि डीएसपी लाहौर डॉक्टर जावेद ने एजाज चौधरी के खिलाफ रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। एजाज चौधरी के वकील ने कहा कि जो शवाहिद दिए गए हैं वो टीवी इंटरव्यू है। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि बेशक इंटरव्यू है, लेकिन आपका मौकिल नौजवानों को उकसा रहा था। इस मरहले पर जस्टिस शफी सिद्दीकी ने रिमार्क देते हुए कहा कि एक इंटरव्यू 17 मई और एक ऑडियो 10 मई की है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क दिए कि उकसाने का केस है तो 9 मई के दिन या उससे पहले का कोई सबूत दिखाएं। इसके बाद अदालत ने पुलिस को मज़ीद शवाहिद पेश करने की हिदायत करते हुए सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इससे पहले 8 अप्रैल की समाअत में चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ट्रायल कोर्ट को 4 माह में 9 मई के केसेस का फैसला करने का हुक्म दिया था। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गजा के फ़लस्तीनी एक बार फिर तारीख़ के बदतरीन इंसानी बहरान का सामना कर रहे हैं। इसराइल की जानिब से 1 माह की आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद 18 मार्च को दोबारा शुरू होने वाली इसराइली बमबारी से पूरा गजा एक बार फिर आग और मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। हालिया फ़ज़ाई हमलों और ज़मीनी कार्रवाई के साथ साथ इसराइल ने 2 मार्च से गजा को मिलने वाली इमदाद भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है, जिसकी वजह से पूरी पट्टी में खुराक नायाब हो गई है, अद्वियात ना होने के बराबर हैं और पीने का साफ पानी तक दस्तयाब नहीं है। गजा में इमदाद की फराहमी बंद होने की वजह से जन्म लेने वाले इंसानी अलमिये पर TRT ने एक रिपोर्ट बनाई। इसराइल की जानिब से गजा को तबाह करने का सिलसिला जारी है। पूरी पट्टी में खुराक और पानी की शदीद किल्लत है, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं। इसके बावजूद लोग अब भी इमदादी मराकज़ पर इस उम्मीद में जमा होते हैं कि शायद कुछ रिलीफ मिल जाए। हमें शुजाइया से बेदखल कर दिया गया और अब हमें किसी भी किस्म का पानी तलाश करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हमें न पीने का पानी मिल रहा है, न ही खुद को या अपने कपड़ों को धोने के लिए किसी किस्म का पानी मिल रहा है। ये एक इंतहाई मुश्किल जिंदगी है और इंसानों के लिए ऐसे सख्त हालात में जीना मुमकिन नहीं है। पानी की तलाश सबसे मुश्किल चीज बन चुकी है। मेरा खानदान पीने, कपड़े धोने, यहाँ तक के नमाज पढ़ने के लिए भी पानी तलाश करने में मुश्किलात का सामना कर रहा है। इसराइल अब पानी को हमारे खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल की जानिब से गजा के लिए इमदाद की बंदिश को 6 हफ्तों से जायद हो चुके हैं। इसके बाद इसराइल ने अपने ही दस्तखत शुदा जंगबंदी के मुआहदे से इन्हिराफ कर दिया।
तब से गजा के ज्यादातर शहरियों को मुतअद्दिद बार अपने घरों से बेदखल होना पड़ा है। अगरचे जबरी बेदखली गजा के अवाम के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन अब ये इसराइली पॉलिसी का बाकायदा और एलानिया मकसद बन चुकी है। 18 मार्च को आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद से अब तक तकरीबन 5 लाख फलस्तीनी दोबारा बेघर हो चुके हैं और इस दौरान 1600 से ज़ायद फलस्तीनी इसराइल के हाथों शहीद भी हो गए हैं और सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35 से ज़ायद फलस्तीनी इसराइली फोर्सेस का निशाना बन चुके हैं। कल शाम को इसराइली फोर्सेस ने खान यूनुस में एक आर्जी खैमा बस्ती पर फ़िज़ाई हमला कर दिया था, जिसे उन्होंने खुद पहले एक महफूज ह्यूमैनिटेरियन जोन करार दिया था। इस हमले में कम से कम 10 अफराद शहीद हो गए थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।